जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी देखने वाले हैं, जो कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2027 में होने वाला है। यह वीडियो जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखेंगे इस चैप्टर के जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके फोन स्क्रीन पर, राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। इसी को हम सभी जो है राष्ट्रवाद बोलते हैं। आसान भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं, अपने देश के प्रति जो है प्रेम की भावना को हम सभी राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो आप सभी जो है इस प्रश्न को ऐसे आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लेकर आए हैं जो भी क्वेश्चन, इसका उत्तर। दूसरा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के बुक से ही है। देखेंगे मेजनी कौन था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह जो है आप सभी को ऐसे ही आप सभी का अपने जो है एग्जाम की कॉपी को भी सेम ऐसे ही लिखना है। उत्तर में मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। आप सभी को इतना लिख देना। मेजनी जो कौन था, तो सिंपल आप मेजनी के बारे में जो भी चीज़ जानते हैं उनके बारे में सभी लिख देना है। हम जो लिखे ऐसा नहीं है, इसी को लिखना है। आप सभी जो मेजनी के बारे में पढ़े हैं, जो जानते हैं उसको लिख देंगे, हो जाएगा आपका। तो देखेंगे मेजनी कौन क्या था, तो ये जो है साहित्यकार था। यह जो है गणतांत्रिक विचारों का जो है समर्थक करता था और साथ में जो है यह सेनापति था। तो इसको भी हम लिख दिया। आगे जो है कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। उसने जो है 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। बस इतना लिख देना, आप सभी का हो जाएगा। देखेंगे क्या क्या किया उसको लिख देंगे। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो देखेंगे जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो इस तरह आप सभी को 2 पॉइंट आंसर लिखना है। आप सभी का जो है एक भी नंबर कहीं नहीं कटने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। इस तरह आप सभी को लिख देना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट दे के दे सकते हैं, रोमन नंबर का जो एक होता है इस तरह दे देंगे। लिखेंगे जर्मनी में जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा था। आप सभी जानते हैं उस समय क्या बाधा था इसको जो है एक करण के लिए। तो सबसे पहला जो बाधा वहां पर था, इसमें देखेंगे छोटे छोटे जो है लगभग 300 जो वहां पर राज्य में बांटा हुआ था जर्मनी। आगे देखेंगे उत्तरी जर्मनी में जो है प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी में जो है कैथोलिक बहु क्षेत्र था। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है उत्तरी जर्मनी के क्षेत्र में देखेंगे तो प्रोटेस्ट नामक जो है यहाँ पर जाति का लोग रहता था, और दक्षिणी जर्मनी में देखेंगे तो कैथोलिक नामक जो है दल का जाति रहता था। यानी देखेंगे इस तरह तो जाति का भी जो है यहाँ पर क्या हो जाता था, एकीकरण करने में ये बड़ी बाधा हो जाता है। तो दूसरा यहाँ पर इस तरह आप सभी को पॉइंट लिख देना है। तीसरा देखेंगे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यहाँ पर देखेंगे जर्मनी में जो है वो तीसरा जो बाधा हो जाता है, यहाँ के जो लोग थे इनके अंदर जो है अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था, ऐसा हम सभी बोल सकते हैं। तो ये जो है राष्ट्रवाद की भावना का क्या था, अभाव था। आगे का क्वेश्चन आप सभी देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। मेटरनिक युग क्या है, इसका उत्तर लेंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेटरनिक ने जो है 1815 से 1848 तक यूरोप की जो है राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए जो है 1815 से 1848 काल को जो है मेटरनिक का काल बोलते हैं। तो इस तरह आप सभी को इसका क्या करना है, उत्तर लिख देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर है। तो यहाँ पर इस तरह आप सभी को पॉइंट को बस याद रखना, बस एक बार इसको समझ जाना है, 2 बार इसको पढ़ना है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप सभी को याद हो जाएगा पर डे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेटरनिक के बारे में ये जानना है। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ये सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। तो इस तरह एगो पॉइंट लिख देना। दूसरा देखेंगे तो मेटरनिक ने जो है 1815 से 1848 तक जो है यूरोप में जो भी राजनीतिक हुआ था इसमें जो है अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह जो है 1815 से लेकर 1848 बीच में जो भी समय था इसी को मेटरनिक काल बोलते हैं या मेटरनिक युग बोलते हैं। तो इस तरह जो है 3 को पॉइंट लिख देना है आप सभी का, 2 में 2 आप सभी को मिल जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इस तरह आप सभी को जो है 2 पॉइंट इसका आंसर देना है। आप सभी का अगर ये 4 मार्क्स में भी पूछा जाएगा तो आपका जो है एक भी नंबर कहीं जाने वाला नहीं। अगर 2 में पूछा जाएगा तो 2-3 पॉइंट हम लिख देंगे तो आपका 2 नंबर कहीं में नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले उत्तर करके हम सभी को लिख देना, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के जो है निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण देखेंगे तो लुई फिलिप की जो है कमजोर नीति। जब जो 1848 के जो क्रांति हो रहा था उस
समय जो देखेंगे वहाँ के शासक कौन थे, यानी वहाँ के राजा कौन थे, तो लुई फिलिप। ये जो है कमजोर, इसके अंदर जो है नीति जो था पूरे राज्य भर में सबसे कमजोर नीति इसके अंदर था। दूसरा देखेंगे लुई फिलिप द्वारा जो है प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। और दूसरा जो यहाँ पर कारण था, यहाँ इसका जो दूसरा गलती बोल सकते हो लुई फिलिप का, इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही प्रतिक्रियावादी जो था उस व्यक्ति को जो है वहाँ के क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री। और वो प्रधानमंत्री का क्या नाम था, गीजो। तो दूसरा पॉइंट आप सभी को यहाँ पर ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट देखिएगा तो पूंजीवती वर्ग को जो है साथ रखना। 1848 के जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसमें जो तीसरा सबसे बड़ी मिस्टेक बोल सकते हैं यहाँ पर क्या था, जो भी वहाँ के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे जिसे पूंजीवती वर्ग बोलते हैं, उस सभी को बस अपने साथ में रखता था, जो निचले दर बोल सकते हैं उसको जो है अपने साथ नहीं रखता। तो तीसरी जो इसकी गलती ये हो सकता है। चौथा नंबर देखेंगे तो किसी भी प्रकार का जो है सुधारात्मक कार्य नहीं करना। 1848 के क्रांति का कारण जो था सिर्फ और सिर्फ चौथा कारण यहाँ पे ये देखेंगे, उस राज्य में जो है कोई भी अच्छा काम नहीं करना। ये भी पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। पांचवा पॉइंट देखेंगे तो बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाना। 1848 के जब क्रांति हुआ था तो वहाँ पर देखेंगे लोगों के पास जो है रोजगार करने के लिए कोई रोजगार नहीं था, और साथ ही में जो वहाँ पर जो भी लोग रहते वो भी जो है बेचारा भूख के मारे जो है भूखमरी का समस्या था। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट को ऐसे टू द पॉइंट लिख देना है, और बाकी 5 नंबर में पूछा जाए, 4 नंबर में पूछा जाए तो इसके रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट को लिख देना है, हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आप सभी जो है 5 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके में समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो देखेंगे बस आप सभी को क्या करना है, इसके जो पॉइंट बाय पॉइंट है बस पॉइंट को याद रखने की जरूरत है, बाकी इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखेंगे उसका उत्तर लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया इटली और जो है ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। पहला पॉइंट आप सभी को यहाँ याद रखना है, तो ये पॉइंट को हम लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था। और दूसरा पॉइंट आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि इटली जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बने। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप सभी को ये याद रखने की जरूरत है, जो ऑस्ट्रेलिया जो था ये देश ये नहीं चाहता था क्या, इटली जो है एक बहुत ही शक्तिशाली जो है राष्ट्र बने, यानी राज्य बने। आगे तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा, 1830 की क्रांति के बाद मेजनी ने इटली को एक महीने का प्रयास करने का प्रयास किया था। यानी 1830 की क्रांति हुआ तो मेजनी जो थे उन्होंने जो इटली को जो है एकीकरण करने का प्रयास किया। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये याद रखेंगे। आगे का पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने इस आंदोलन को जो है बलपूर्वक जो है दबा दिया। यहाँ पर चौथा पॉइंट आप सभी को समझना है, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे मेटरनिक को जो भी आंदोलन हो रहा था वहाँ पर उसको क्या किया, बहुत ही बलपूर्वक जो उसको दबा दिया गया। आगे का पॉइंट याद रखने की जरूरत है, उत्तरी इटली के कई देशों में जो ऑस्ट्रिया का कब्जा था। उत्तरी इटली के देखेंगे कई क्षेत्रों में जो है किसका दबदबा था बोल सकते हैं, या किसका कब्जा था, तो ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो ये भी जो है बहुत बड़ा गलती था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट नंबर पॉइंट समझने की जरूरत है, जर्मनी में जो है सभी राष्ट्र की भावना का जो है अभाव था। यानी देखेंगे जर्मनी में जो है लोगों के अंदर क्या था, अपने देश के प्रति यानी राष्ट्रवाद की भावना का क्या था, तो यहाँ पर अभाव था। आगे देखेंगे मेटरनिक ने कालसवाग आदेश लागू कर जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या कर दिया, तो दबा दिया था। और उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जर्मन राज्य को एक होने के लिए जो है कोशिश किया। तो ये सभी देखेंगे, तो जब हमारा जो जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था तो ये सभी जो बाधा वहाँ पर देखने को मिला, हम सभी देख सकते हैं। यहाँ पर जो जो पॉइंट बोला गया आप सभी मात्र 3-4 पॉइंट को भी याद रखते हैं तो इसके बारे में लिख देंगे तो आप सभी का जो हो जाता है। तो एसएसटी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लिखने के ऊपर होता है, ये जो बोल सकते हैं आर्ट है हमारा, जितना अच्छा लिखेंगे हमारा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये जो है इसके बारे में आप जैसा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस तरह सहायक हुआ। तो देखिए ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो देखेंगे इसका उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का एक महान सेनापति था। पहला पॉइंट यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, नेपोलियन जो था फ्रांस का एक महान जो है सेनापति था। दूसरा समझेंगे, उसने जो है यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त कर लिया था। आगे का पॉइंट याद रखने की जरूरत है, सबसे पहले याद रखेंगे नेपोलियन जो है एक महान शासक था, और साथ ही में देखेंगे तो जो है यूरोप में कई जो देशों था उस पर जो है अपना विजय प्राप्त कर लिया था, यानी उसको जीत लिया था। आगे देखेंगे जहाँ जहाँ उसकी सेना गई वहाँ वहाँ जो है फ्रांसीसी क्रांति का विचार पहुँचने लगा। और तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत है, जहाँ जहाँ जो है यहाँ पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट की सेना गई और वहाँ वहाँ पर लोगों के अंदर जो अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुआ, और साथ ही में जो वहाँ जो फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न होने लगा।
आगे देखेंगे उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश फैलाया, और उसने जो है पूरे राज्य भर में देखेंगे स्वतंत्रता के लिए संदेश पहुंचाया, समानता के लिए संदेश पहुंचाया, और जो बंधुत्व यानी एक साथ रहने के लिए जो है संदेश पहुंचाया। आगे देखेंगे उसने जो है सामंती व्यवस्था को पुराने कानून से जो है समाप्त करने का कोशिश किया। यहाँ पर चौथा पॉइंट बोल सकते याद रखना है, जो समांती व्यवस्था होता है यानी जो है राजा के नीचे जमीन जो हो उसके उसके नीचे इस तरह जो समांती व्यवस्था होता है इसको समाप्त करना, और साथ ही में जो यहाँ पर जो भी पुराने जो कानून है उसको समाप्त करना। तो ये सभी जो है उन्होंने सहायक किया। आगे याद रखिएगा इटली और जर्मनी के छोटे छोटे राज्य को एक राजनीतिक पहचान दिया, और इटली के जो भी छोटे छोटे इटली और जर्मनी के जो भी छोटे छोटे जो राज्य थे उसको जो है राजनीतिक पहचान दिया। आगे देखेंगे लोगों में जो है राष्ट्रीय एकता की और जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया, और लोगों के अंदर देखेंगे तो राष्ट्र के प्रति एकता होने के लिए और साथ में जो है लोगों के अंदर जो है अपने देश के प्रति जो है प्रेम की भावना जो है पूरे राज्य भर में फैलाया। तो आगे याद रखना, और लास्ट वाला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, उसके प्रभाव से इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो मार्ग था प्रशस्त हो गया यानी खुल गया। तो ये सभी देखेंगे तो नेपोलियन जो बोनापार्ट साहब थे ये सभी काम किए। तो आप सभी को इन सभी के बारे में लिख देना है। आप सभी जितना इसमें से पॉइंट याद हो आप सभी आप अपना एग्जाम में लिख दे सकते हैं। तो हमारा ये 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, गेरेवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हमारा। तो लिखेंगे गेरेवाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। पहला पॉइंट यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, उसने जो है सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ पर जो गणतंत्र स्थापित कर दिया। और जो वहाँ पर देखेंगे तो नेपोलियन जो गेरिबाल्डी जो थे पेशे से पहले ये नाविक है। दूसरा नंबर देखेंगे तो यहाँ पर जो सिसिली और नेपल्स जो दो राज्य था उसको क्या कर दिया, आक्रमण करके जो है गणतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। आगे देखेंगे जब उसने जो है रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काबुल ने रोम की जो है रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। और तीसरा पॉइंट आप सभी यहाँ पर याद रखेंगे, जब जो उन्होंने जो रोम पर आक्रमण करने के लिए प्लानिंग किया तो साथ में जो ये जो है काबुल के साथ अपना जो है फ्रेंडशिप कर लिया और बोल दिया था ऐसा नहीं करने के लिए, जब भी हम जाएंगे रोज पर आक्रमण करने के लिए तो यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए, ऐसा बात कर लिया था पहले ही। तो क्या किया, काबुल जो है रोम की रक्षा के लिए जो अपनी सेना को भेज दिया। तीसरा याद रखने की जरूरत है, इसके बीच जो है गेरिबाल्डी की जो है भेंट हो गई काबुल के साथ। और इसी बीच जो है यहाँ पर किसका भेंट हो गया, तो गेरिबाल्डी को जो है काबुल से जो है भेंट हो गया यानी काउंटर काबुल से भेंट हो गया। आगे का पॉइंट समझने की जरूरत है, उसने जो दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर एमोनियल को सौंप दिया। आगे जो उन्होंने क्या काम किया, दक्षिणी इलाका था, दक्षिणी जो इटली था ये उन्होंने जो जीता था किसको सौंप दिया था, तो विक्टर एमोनियल को सौंप दिया था। और देखेंगे इस प्रकार जो है गेरिबाल्डी के सक्रिय सहयोग से इटली का जो है एकीकरण हो पाया, संभव था। आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे जो है सभी पॉइंट को याद रखने की जरूरत है, तो इस तरह आप सभी को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही जो है नया प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और इसका उत्तर हम इस तरह आंसर देके लिखेंगे, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन जो है फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने किया था। पहला पॉइंट यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसने किया, तो याद रखिएगा इस नीति का अवलंबन जो है फ्रांस के जो राजा थे लुई फिलिप इसने किया था। आगे देखेंगे क्यों किया था, तो देखेंगे क्योंकि वह जो है अमीर और गरीब दोनों को जो है खुश रखना चाहता था। वहाँ पर समझेंगे कोई भी राजा होता है तो क्या चाहेगा, हम जो है अपनी गद्दी को जब तक संभाले रहेंगे तो उस देश के जो भी जनता है उसको, जो अमीर लोग है उसको भी खुश रखने की जरूरत है, जो गरीब लोग है उसको भी खुश रखने की जरूरत है। सेम जो है लुई फिलिप में जो है इसीलिए जो है स्वर्ण मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, तो चाहता था गरीब जनता खुश रहे और अमीर जनता को खुश रखने के लिए। आगे देखेंगे वह बिना किसी झगड़े से अपनी गद्दी बचाना चाहता था। सेम आप सभी को ऐसे जो है लिख देना। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी समझ गए, देखेंगे बिल्कुल ये नया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीनिया कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, तो देखेंगे आप सभी इसका उत्तर लिखेंगे। वीनिया कांग्रेस जो कि कब हुआ था आप सभी जानते होंगे, इसका सम्मेलन वीनिया कांग्रेस पूछा जाए चाहे सम्मेलन पूछा जाए, कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। का मुख्य उद्देश्य जो है नेपोलियन के प्रभाव को समाप्त करना था। और जो वीनिया कांग्रेस था इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर जो नेपोलियन के जो प्रभाव पड़ रहा था पूरे क्षेत्र में, जो नेपोलियन जो अपना बोल सकते हैं दबदबा बनाए रखा था, इसको क्या करना था, तो समाप्त करना था। वीनिया कांग्रेस का यही उद्देश्य था। आगे देखेंगे यूरोप में जो शांति एवं स्थिरता स्थापित करना तथा पुराने जो राजवंश है उसको जो है पुनः संस्थान में स्थापित करना, यही जो इसका दूसरा उद्देश्य क्या था, तो यूरोप में जो भी शांति एवं स्थिरता क्या करना था, स्थापित करना था। और साथ ही में जो पुराने जो राजवंश थे इसकी जो सत्ता थी उसको फिर से जो है वापस लाना, इसीलिए जो है वीनिया कांग्रेस किया गया, इसका यही उद्देश्य था।
तो यहाँ पर आई होप आप सभी 10 नंबर क्वेश्चन भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी नया क्वेश्चन है। जालवेरिन का गठन क्यों हुआ? तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो इसका आंसर हम सभी लिखेंगे। यह जो है जर्मनी के व्यापारियों का एक संघ यानी यूनियन था। अलग अलग राज्यों के बीच जो है व्यापार को आसान बनाने के लिए इस संस्था की स्थापना किया गया, इस यूनियन की स्थापना किया गया। व्यापार में लगने वाला जो फालतू टैक्स था, मान लीजिए ये हमारा, ये मान लीजिए एक अलग देश है और यहाँ पर अलग देश, इसके बीच जो और मान लीजिए 2-3 देश आता है, तो इस देश से हमारा कोई भी सामान उस देश के पास जाता है, तो ये देश बोलेगा हमको टैक्स दो, ये देश बोलेगा हमको टैक्स दो। तो इस तरह जो है क्या पर फालतू जो टैक्स लगा रहा था, सीधे क्या कर लिया, एक संस्था की स्थापना कर लिया। यहाँ पर जो भी सामान है सीधे उस वहाँ पर पहुँचाओ, जो दूसरे देश से लेना चाहते हैं उस जगह पर आओ, अपना सामान लेके जाओ। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इस जारवेरिन नामक संस्था की स्थापना उस समय किया गया था यूरोप में। तो आप सभी जो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी समझ चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हमारा नया क्वेश्चन है। मेटरनिक युग से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा मेटरनिक युग क्या है, तो आप सभी सेम जो वहाँ पर लिखे थे मेटरनिक क्या है, तो सेम उसको भी इसमें लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख लीजिए 1815 से 1848 के बीच को जो है मेटरनिक का युग बोलते हैं, और इस दौरान जो है ऑस्ट्रिया के नेता मेटरनिक का जो है यूरोप में बहुत प्रभाव था, और वह किसी भी नए बदलाव या आज़ादी से जो है सख्त खिलाफ था। यहाँ पर क्या समझना है, 1815 से और 1820 के जो युग था इसी को मेटरनिक का युग बोलते हैं, और इस दौरान जो ऑस्ट्रेलिया के जो नेता बोल सकते हैं, लीडर, ये जो है मेटरनिक का यूरोप में जो है इनका क्या था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और वो चाहता था कि इसमें जो है ये जो युग में कोई भी बदलाव न हो और इस तरह जो है कोई भी आज़ादी यहाँ पर ना हो, इसके खिलाफ जो सख्त खिलाफ था। तो यहाँ पर इस तरह आप सभी को लिख देना है। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? यहाँ पर आप इसको समझना है। तो देखिए इसका उत्तर लिख के हम कर देंगे, विलियम फर्स्ट जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना हम जर्मनी का एकीकरण जो है संभव नहीं है। विलियम पहले से जानता था, जो है दूरदर्शी व्यक्ति था, तो विलियम फर्स्ट जानता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया और जो फ्रांस को जब तक हम हराएंगे नहीं तब तक जो है जर्मनी का क्या हो जाएगा, एकीकरण होना कभी भी जो है संभव की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत है, इसीलिए जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य पूरा करने के लिए जो है विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इसी उद्देश्य में जो है उन्होंने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य में विलियम जो चांसलर था उसको क्या कर दिया, तो बिस्मार्क को नियुक्त कर लिया। आगे देखेंगे यदि विलियम जो है बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो उससे कार्य करने में जो है स्वतंत्रता ना देते, तो बिस्मार्क के लिए जो है जर्मनी का एकीकरण करना जो असंभव था। तो इस तरह देखेंगे तो विलियम फर्स्ट के वगैरह जो है जर्मनी का एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क के लिए असंभव था। तो यहाँ पर आप सभी इसका उत्तर इस प्रकार लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। वीनिया कांग्रेस की 2 प्रमुख उपलब्धियां को बताना है। तो वीनिया जो कांग्रेस हुआ था इसकी जो प्रमुख व्यवस्था देखेंगे तो इस तरह लिख देंगे, निम्नलिखित 2 विशेषता है। पहला लिख देंगे पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर मेटरनिक ने जो है फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना करके लुई 18वें को जो है वहाँ का क्या बना दिया था, तो फ्रांस का राजा बना दिया था। तो देख लीजिए पहला पॉइंट क्या था, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर मेटरनिक थे फ्रांस में जो बुर्बो वंश थे इसकी स्थापना करके और वहाँ पर क्या कर दिया, लुई जो 18वां था वहाँ के जो है फ्रांस के राजा घोषित कर दिया, यानी बना दिया। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर ये समझना है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना, यानी मेटरनिक जो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के अपने उपजे गणतंत्र और प्रजातंत्र के विचारों का जो है विरोधी था। उसने जो हर संभव प्रयास किया इटली और जर्मनी का राष्ट्रीयता की भावना ना जगे। तो यहाँ पर देखेंगे गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध क्यों हुआ, तो देखेंगे मेटरनिक जो है 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति में जो उपजे गणतंत्र की विचार और प्रजातंत्र का विचारों का क्या था, ये विरोधी में था। साथ ही वो हर संभव प्रयास किया कैसे भी हो, लेकिन जो है इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर जो है लोगों के बीच जो है अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति जो है राष्ट्रीयता की भावना ना उत्पन्न हो, इसलिए जो है ऐसा काम किया। तो ये 2 पॉइंट आप सभी याद रखना है। आप सभी को ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मज़ेदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो है कौन सी नीति को अपनाया, तो आप सभी को पता होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क ने जो है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। ऑब्जेक्टिव में अभी आप सभी का काम आ जाएगा, तो इसका उत्तर आप सभी को लिखना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ब्लड एंड आयरन की नीति को अपनाया। साथ ही में जो है बिस्मार्क का जो है यह ढिष्ट मानना था, यानी संकल्प मानना था कि एक मजबूत सेना के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है।
पहला तो इन्होंने जो है रक्त और नौ की नीति को अपना लिया। दूसरा, इनका मानना था कि एक मजबूत सेना जब तक नहीं होगा हमारे पास, तब तक जो हम जर्मनी पर एकीकरण कर नहीं सकते, क्योंकि देखेंगे हर एक जगह का जो है अलग अलग राजा हुआ करता था, ऐसा होने नहीं देता वो सभी। तो इस नीति के तहत उसने जो है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया और जर्मनी का एकीकरण पूरा कर लिया। इसी तहत देखेंगे तो वहाँ पर और जो छोटे छोटे राज्य था, जैसे डेनमार्क था, ऑस्ट्रिया था, फ्रांस था, इस सभी से क्या किया, अपना युद्ध किया। साथ ही में देखें युद्ध करने के बाद जो उनका सेना भी इसके पास हो गया और साथ में सभी जो छोटा छोटा राज था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, सभी इसके पक्ष में आ गए। इस तरह जो है धीरे धीरे पूरा जो है जर्मनी को एकीकरण कर पाया। तो इस तरह आप सभी को इसका उत्तर लिखना है। बाकी देखिए आगे का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पर्सन लिख लीजिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी इससे जो है 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे की बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गेरिबाल्डी के योगदान बताए। तो अभी जो है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता, लॉन्ग भी नहीं पूछता। तो पहले यहाँ से क्वेश्चन ये छट के आ सकता है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, इस तरह आप सभी का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, इटली के एकीकरण में काबुल की क्या योगदान है, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी की क्या योगदान है। तो इस तरह जो है नया क्वेश्चन आप सभी को आगे देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर। मेजनी के योगदान के बारे में हम सबसे पहले लिख देते हैं, तो क्या क्या जो है इन्होंने काम किए थे जो है जर्मनी को एकीकरण होने के लिए। तो सबसे फर्स्ट लिखिएगा, मेजनी एक महान राष्ट्रवादी, साहित्यकार और गणतांत्रिक नेता था। पहला पॉइंट यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत है। दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट समझना है, दूसरा याद रखना है, उसका संबंध जो है कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से। जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, इसके लिए जो एक दल बनाया गया था, इसका जो है ये एक सदस्य था, जो कि गुप्त दल था, किसी को पता नहीं था, अंदर ही अंदर जो है इस दल को बनाया गया था एकीकरण करने के लिए। आगे का पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पर याद रख सकते हैं, 1830 में जो उत्तरी और मध्य इटली को एक करने का प्रयास किया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, तो 1830 में जो है उत्तरी और जो मध्य इटली था, दोनों को जो है एक करने का प्रयास किया। आगे का पॉइंट याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरडिंग ने उस आंदोलन को दबा दिया। बाकी जो इन्होंने काम किया, उत्तरी इटली और मध्य इटली को एक जगह करने का प्रयास किया, लेकिन जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, इस आंदोलन को क्या कर दिया, तो धीरे धीरे दबा दिया। आगे देखिए, याद रखना है, 1831 ईस्वी में जो उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। पहला। दूसरा देखेंगे तो 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। तो यह इन्होंने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए इन्होंने जो है ये सभी काम, इटली के एकीकरण के लिए ये सभी काम किए हैं। तो देख लीजिए, आगे याद रखिएगा, उसने इटली के लोगों को राष्ट्रीयता और जो है एकता की भावना जगाई। और आगे का काम इन्होंने क्या किया, तो इटली के लोग, जो भी लोग वहाँ पर थे, राष्ट्रवाद की भावना जगाए और साथ में ये भी बताया लोगों को, एक साथ हम रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तभी जो हमारा देश जो आज़ादी हो पाएगा, यानी एकीकरण हो पाएगा। आगे देखेंगे, उन्होंने जो है वह इटली को एक स्वतंत्र गणराज्य बनाना चाहता था। तो ये सभी पॉइंट आप सभी देख सकते हैं। तो मेजनी का क्या क्या योगदान था, तो आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं इटली का, इटली में जो है मेजनी का ये सभी योगदान था। तो ये हमारा हो गया। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आगे हमारा काउंटर काबुल के क्या क्या योगदान है, तो आप इसको लिख देते हैं। 2 पॉइंट आप सभी को ऐसे ही आंसर भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखने की जरूरत है, काउंटर काबुल सर्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री था। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये समझना है, जो काउंटर काबुल जो थे क्या क्या थे, तो सर्डिनिया और पीडमाउंट के प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे, वह एक कुशल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी नेता था। दूसरा, इसके अंदर जो खूबी था, यह जो है कुशल, यानी बोल सकते बहुत बढ़िया, जो है ठीक ठाक, जो बोल सकते हैं ये क्या था, तो राजनीतिक के बारे में समझ था इसके अंदर। आगे यह जो है राष्ट्रवादी नेता था, हर हमेशा जो है अपने देश के प्रति जो है सोचते रहता था। आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा मानता था। आगे उसने जो है 1853-54 के बीच जो है क्रेमिया युद्ध में जो है फ्रांस का साथ दिया। जब वहाँ पर जो है क्रेमिया युद्ध हुआ, तो 1853-54 में जो है इन्होंने क्या किया, तो उसका साथ दे दिया। आगे देखेंगे, उसने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से समझौता भी कर लिया। बाकी फ्रांस में जो नेपोलियन थर्ड था, उसे क्या कर दिया था, तो इटली के एकीकरण के लिए अपना समझौता भी कर लिया था। आगे देखेंगे, फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित भी कर दिया। बाकी जो समझौता कर लिया था फ्रांस तीसरा से, तो ये दोनों मिलकर क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। आगे देखेंगे, तो लोम्बार्ड सहित कई क्षेत्रों में जो है इटली को मिला लिया। साथ ही में देखेंगे, वहाँ पर एक और राज्य था लोम्बार्डी, इसके सहित और जो छोटे छोटे जो राज्य थे उनको क्या कर लिया, तो इटली में मिला लिया। 1860-61 तक जो है रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली का अधिकांश राज्य एकीकरण कर लिया। उसने इटली के एकीकरण में राजनीतिक और कूटनीतिक रूप को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो है इटली के एकीकरण के लिए जो है राजनीतिक बातें बता, और जो भी यहाँ पर जो कूटनीतिक रूप थे, इन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये सभी जो है, इन सभी पॉइंटों का आप सभी को लिख देना है। काउंटर काबुल का पूछा जाएगा, इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, तो इन
सभी पॉइंट को आप सभी लिख सकते हैं। गेरिबाल्डी का क्या क्या योगदान है तो हम लिख देंगे गेरिबाल्डी एक प्रसिद्ध सैनिक और नाविक था। आगे वह प्रारंभ से ही मेजनी के विचारों का समर्थक था। यहाँ से जो भी पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, बाकी जो है सब्जेक्टिव में तो काम आ ही रहा है ना। तो गेरिबाल्डी का सबसे पहले देखेंगे तो प्रसिद्ध जो है सैनिक था और साथ में जो है इन्होंने नाविक भी था। आगे प्रारंभ में जो है इन्होंने जो है मेजनी के जो भी इनके थिंकिंग था विचार था इसके जो है बिल्कुल समर्थन में रहता था, उसके समर्थन में रहता था। आगे बाद में उसने जो है काबुल के नेतृत्व का समर्थन किया। बाद में चल के जो मेजनी का तो था ही उसके विचार के साथ, आगे चलकर जो है उन्होंने काउंटर काबुल के नेतृत्व में भी समर्थन किया। आगे उसने जो है लाल कुर्तीधारी यानी सैनिक रेड स्कर्ट्स का संगठन बनाया। साथ में आगे चलकर उन्होंने जो है इटली के एकीकरण के लिए जो है लाल कुर्ती का सेना का क्या बनाया, एक संगठन बनाया, एक संघ बनाया, एक यूनियन बनाया। आगे देखेंगे सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लिया। साथ ही आगे चलकर उन्होंने जो है जो जगह है सिसिली और नेपल्स इन पर जो है आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया, इसको जो है स्वतंत्र कर, वहाँ की सत्ता को विक्टर एमोनियल को सौंप दिया। और बाकी जो उस जगह की जो भी सत्ता आगे था वो किसको सौंप दिया गया, तो विक्टर एमोनियल को सौंप दिया। आगे देखें उसने दक्षिणी इटली को एकीकरण में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गेरिबाल्डी जो था सबसे बड़ी जो काम किया, जो दक्षिणी इटली था इसको एकीकरण के लिए जो है इटली में बहुत ज़्यादा भूमिका इनका था। आगे उसने जो है सैन्य योगदान से इटली का एकीकरण तेजी से जो है पूरा कर पाया। तो आप सभी जो है इन सभी को लिख सकते हैं। इटली का एकीकरण में जो है मेजनी का क्या योगदान था, काउंटर काबुल का ये क्या योगदान है और गेरिबाल्डी का क्या योगदान है। तो यहाँ आप सभी का ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र के उदय के कारणों को प्रभावित करने की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए राष्ट्रवाद उदय के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है पुनः जागरण का प्रभाव। ऐसे आप सभी को 2 पॉइंट आंसर लिखना है। तो लोगों में जो है नई सोच और जागरूकता आई। पहला जो है पुनः जागरण का प्रभाव क्या पड़ा, तो लोगों के अंदर जो है नया नया सोच आया और जो है एक जगह जो है जागरूक होने का विचार आया। दूसरा पॉइंट देख 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या रूप आया, तो देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार सभी लोगों के अंदर आया, जो हमें भी स्वतंत्र रहना है और सभी एक जो साथ रहना है, इस तरह का विचार आया। आगे देखेंगे तो नेपोलियन के सैन्य अभियान से क्या क्या आया यहाँ पर, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पहुंच गया, सभी लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना आया। चौथा देखेंगे शिक्षा और प्रेस का विकास से क्या हुआ, तो लोगों के अंदर जो है जब लोगों के अंदर शिक्षा पहुंचा अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और प्रेस के माध्यम और न्यूज के माध्यम से लोगों के अंदर ये सभी बात पहुंचा। पांचवा देखेंगे सांस्कृतिक एकता, समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रवादी को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवाद के क्या क्या प्रभाव है, ऐसे आप सभी को पॉइंट लिखना है। पहला देख लीजिए कई देशों के क्रांति और आंदोलन शुरू हो गया, इसके कारण राष्ट्रवाद के कारण देखेंगे तो विश्व के जो भी देश थे सभी के अंदर जो गुलाम देश था सभी के अंदर जो है जब से पहले यूरोप में ऐसा हुआ तो सभी देश के अंदर जो है यहाँ क्या हो गया, इस क्रांति के कारण आंदोलन शुरू हो गया सभी देश में। इटली और जर्मनी का एकीकरण इसी से हो पाया। आगे एशिया और अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता, यानी हमारा एशिया जो है इसके अंदर जो भी देश आता था इस सभी देशों के अंदर भी जो है फ्रीडम होने की आज़ादी हो गया। साथ ही अफ्रीकी जो देश थे उसमें भी स्वतंत्रता की भावना बढ़ गई। आगे निरंकुश शासकों की शक्ति कमजोर हो गई, यहाँ पर जो निरंकुश शासक था वहाँ पर इसकी शक्ति जो क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। पांचवा पॉइंट देखिए राष्ट्रवाद के साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा बढ़ने लगा, यानी लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद के अलावा जो है साम्राज्यवाद जो होता है इसकी भी भावना बढ़ गया। और छठा याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से इससे प्रभावित है, और इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो हमारे जो देश भारत गुलाम था उस समय, इसी आंदोलन के दौरान जो इधर भी जो है लोगों के अंदर क्या हो गया, तो फ्रीडम होने की जो है यहाँ पर लहर पहुँच गया। तो आप सभी इस पॉइंट को लिख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देना है। तो सबसे पहले इस तरह आंसर लिख देंगे जुलाई 1830 के क्रांति का कारण क्या था, पहले ये देखेंगे तो चार्ल्स 10 फ्रांस का निरंकुश शासक था। पहला देखेंगे कारण इसका जो है ये एक निरंकुश शासक था। दूसरा देखेंगे उसने जनता को स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगा दिया, यानी लोगों के अंदर जो है स्वतंत्र रहने का जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा देखेंगे उसने जो है प्रतिक्रियावादी प्रेगनिक के प्रधानमंत्री बनाया, जो कि बहुत बेकार व्यक्ति था, इसको क्या कर दिया, यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। पांचवा देखेंगे तो जनता और उदारवादी नेता का जो है असंतोष फैल गया। और पांचवा देखेंगे तो 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशी, आगे देखेंगे इस क्रांति की क्या क्या घटनाएं, तो देखेंगे जो 4 जो अध्यादेश था, जो 4 उस समय देश था, इसके विरुद्ध में पेरिस के विरुद्ध में जो है विद्रोह शुरू हो गया। बाकी देखेंगे 3 दिन तक लगातार इस घटना का क्या हुआ, संघर्ष चलते रहा। 27, 28, 29 जुलाई 2030 तक जो है संघर्ष 3 दिन लगातार इस 1830 की क्रांति का जो है संघर्ष हुआ। इसे ही जो है जुलाई की क्रांति बोलते हैं। और जनता ने जो है राजा के विरुद्ध में आना स्टार्ट कर दिया जब जो ये क्रांति हुआ, जुलाई 1830 की क्रांति। आप देखने वाले हैं जुलाई 1830 के क्रांति का अब परिणाम स्वरूप क्या आया, इसका रिजल्ट क्या हुआ। जब ये क्रांति हुआ तो चार्ल्स 10 को जो है गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, सबसे पहला परिणाम आया। यहाँ के जो राजा थे
चार्ल्स 10 इसको जो है गद्दी छोड़कर जो है इंग्लैंड भाग गया। दूसरा देखेंगे बुर्बा वंश का शासन समाप्त हो गया, वहाँ पर जो बुर्बा वंश को जो शासक था इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तीसरा देखेंगे तो लुई फिलिप एक नया शासक बन गया वहाँ का। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का कारण क्या था, क्यों हुआ था। तो सबसे पहले देखेंगे तुर्की जो था यहाँ पर, यूनान जो तुर्की जो कि ऑटोमन का जो साम्राज्य था इसके अधीन हो गया था। दूसरा देखेंगे यूनानी लोगों के अंदर जो है स्वतंत्र होना चाहता था। तीसरा उसमें जो है राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। तो ये सभी जो यहाँ पर क्या था, कारण था। आगे देखें इसकी प्रमुख घटना क्या क्या हुआ। तो यूनानियों ने जो है हितोरिया फ्लाइंग संस्था बनाई। पहला क्या किया उन्होंने, तो ईरान में जो है एक हितोरिया नामक जो है फ्लाइंग नामक एक संस्था बनाया। आगे देखेंगे इसका घटना क्या हुआ, तो 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांडी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। आगे देखेंगे तीसरा, तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के यूनान का समर्थन मिल गया। और साथ में 1827 में लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन कर लिया गया था इन तीनों राज्यों के बीच। और नावरेनी के युद्ध में जो है तुर्की यहाँ से क्या हो गया, तो पराजित हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर इसका जो है परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इसके तहत देखेंगे तो 1829 में जो है एरोडियानोपुल की संधि हो गया। दूसरा देखेंगे तो यूनान में जो स्वतंत्रता मिली। और साथ में 1832 में कस्तूरनिया संधि यानी यूनान स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया। तो ये सभी देखेंगे इनके परिणाम थे। बाकी देख लीजिएगा इस वीडियो का हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करना। तो इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले नेपोलियन का जो है क्या क्या योगदान था यूरोप में। सबसे पहले पॉइंट लिखिए, नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था। दूसरा देखेंगे 1799 में उसने जो है डायरेक्टरी सेशन शासन जो है उसको समाप्त कर दिया। और 1804 में वह जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने जो है 5 नंबर पॉइंट याद रखिएगा, उसने नेपोलियन संहिता यानी जो है नेपोलियन कोड लागू कर दिया था। और छठा नंबर याद रखना, उसने जो है सैन्य अभियानों को राष्ट्रवाद का आगे छठा याद रखना है, उसने जो स्वतंत्रता समानता के विचार फैलाए। और साथ में 7वां नंबर याद रखना है, इटली और जर्मनी के राज में जो है राजनीतिक पहचान दिया। और लास्ट वाला याद रखना है, उसके कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण का क्या हुआ, मार्ग जो है खुल पाया। तो ये सभी देखेंगे इसका योगदान था। और लास्ट में अंत देख लेंगे तो 1815 में जो वाटरलू के युद्ध में जो है वह हार गया। दूसरा सेट हेलेना द्वीप में इसको जो है भेज दिया गया। और 1821 में जाकर जो है इनका मृत्यु ही हो गया। तो ये सभी देखेंगे तो हमारा क्या था, तो नेपोलियन का योगदान था यूरोप में राष्ट्रवाद का। आप सभी को बताना है यह वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, सभी क्वेश्चन को एक दो बार अपने से लिखने की कोशिश करें। चाहे